तो हेलो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। लेकिन गलत मत समझ लेना, ये चैप्टर मेरे चाइल्डहुड के बारे में नहीं है। ये चैप्टर असली में एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में है। एक्चुअली एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, जिसके अंदर उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया था। तो ये चैप्टर असली में उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है ताकि इंग्लिश बुक के अंदर डाल दें। एपीजे अब्दुल कलाम अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुए थे और उनकी फैमिली जो थी वो इतनी गरीब भी नहीं थी लेकिन इतनी ज़्यादा अमीर भी नहीं थी। उनके पापा का नाम जैनुल अब्दीन था, जिन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी और ना ही उनके पास इतने ज़्यादा पैसे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी का नाम आशी अम्मा था और वो भी एपीजे अब्दुल कलाम के पापा की तरह बहुत ज़्यादा दयालु थी। और एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी इतनी ज़्यादा दयालु थी कि वो पूरे के पूरे परिवार के सदस्यों से ज़्यादा बाहर के लोगों को खाना खिला देती थी। एपीजे अब्दुल कलाम इतने ज़्यादा लंबे भी नहीं थे और इतने ज़्यादा हैंडसम भी नहीं थे, लेकिन उनके जो माँ बाप थे वो उनके पूरे के पूरे ऑपोजिट ही थे। वो लंबे भी थे और साथ साथ में हैंडसम भी थे। उनका जो घर था वो बहुत ज़्यादा पुराना था और वो इतना ज़्यादा पुराना था कि वो 19वीं सेंचुरी के बीच में बना था, मतलब साल 1850 के आसपास। उनके जो पिता थे ज्यादातर जरूरत की चीजें एपीजे अब्दुल कलाम को दे ही देते थे, जैसे कपड़े, खाना और दवाइयाँ। लेकिन जो लग्जरी चीजें होती थी, मतलब जो चीजें जिनकी जरूरत नहीं थी और सिर्फ मजे के लिए चाहिए होती थी, उनके पिता वैसी चीजें नहीं लेते थे, क्योंकि उन चीजों की जरूरत ही नहीं है तो उनको क्यों दें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल थे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका बचपन इसलिए बहुत ज्यादा सिक्योर और सेफ था, मतलब उनके बचपन के अंदर उन्हें सारी की सारी चीजें जिनकी जरूरत होती थी उन्हें वो मिल ही जाती थी। फिर 1939 के अंदर जब वो सिर्फ 8 साल के थे तब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारा एसएसटी का सिलेबस बढ़ गया और पता नहीं क्यों इमली के बीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब बहुत लोग इमली के बीज लेने लग गए। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा अगर इमली के बीज अगर बिक ही रहे हैं तो मैं खुद उनको ढूंढ ढांड के बेच देता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही किया और वो इमली के बीजों को बेच बेच कर पैसे कमाने लग गए। वो एक दिन के अंदर इमली के बीज बेच बेच कर 1 अन्ना कमाते थे। 1 अन्ना एक पुराने जमाने का सिक्का होता था जो 6 पैसे के बराबर था और 100 पैसों से 1 रुपए बनता है। अब क्या पता तुम सोच रहे हो कि 6 पैसों में क्या ही आता होगा, लेकिन पुराने जमाने के अंदर पैसे की वैल्यू भी ज्यादा थी। पहले 1 रुपए के अंदर बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन आजकल तो मुश्किल से एक टॉफी आती है 1 रुपए में, वो भी सस्ती वाली। और इसलिए पहले का 1 अन्ना आज के 500 रुपए के बराबर है। जब वो इमली बेच के पैसे कमाते थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, लेकिन जहाँ पे वो रहते थे वो वॉर की जगह से बहुत दूर थी, तो उनकी जगह पे वॉर की वजह से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके ब्रदर इन लॉ जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो उन्हें जंग के बारे में कहानियां बताते थे और जब एपीजे अब्दुल कलाम उन कहानियों को सुन लेते थे तब जो वहाँ का न्यूज़पेपर होता था जिसका नाम दिनामनी था, उसके अंदर वो वही कहानियां ढूंढने की कोशिश करते थे। अब वो जहाँ रहते थे वहाँ पे वॉर का ज्यादा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन जब इंडिया को भी वॉर के अंदर पार्ट लेना पड़ गया एलाइड पावर्स को ज्वाइन करके, तब वो जहाँ रहते थे वहाँ पे ट्रेन का रुकना बंद हो गया ताकि ट्रेन जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेन थी वही वहाँ पे न्यूज़पेपर्स देती थी और अब जब वो ट्रेन रुकती नहीं थी तो न्यूज़पेपर चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे, और जब न्यूज़पेपर फेंक दिए जाते थे तो कोई ऐसा भी तो बंदा चाहिए जो उठा ले न्यूज़पेपर को। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के कजन थे जिनका नाम शमसुद्दीन था, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बताया कि उनको एक और बंदा चाहिए था जो चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर पकड़ ले। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि वो न्यूज़पेपर पकड़ लेंगे और उन्होंने यही काम करके अपनी पहली तनख्वाह कमाई। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि हर एक बच्चा अपने मम्मी पापा से कुछ ना कुछ तो गुण लेता ही है और इसलिए उन्होंने अपने मम्मी पापा से भी कुछ ना कुछ गुण तो लिए ही हैं। वो बताता है कि उन्होंने अपने पिता से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन लिया है, मतलब वो अपने पापा की तरह झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने अपने पिता से अनुशासन भी सीखा है, और उन्होंने अपनी मम्मी से भगवान के अंदर विश्वास और दया करने के गुण सीखे हैं। वो बताते कि उनके 3 खास दोस्त थे, एक का नाम था रामनाथ शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ये तीनों जो दोस्त थे उनके वो हिंदू थे और वो ब्राह्मण कास्ट के थे, मतलब वो पुराने जमाने में अपर कास्ट हिंदू कहलाए जाते थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और पुराने जमाने के अंदर विश्वास करते थे कि हिंदू बच्चों को मुस्लिम बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम और उनके दोस्त तो एक साथ मिलकर आराम से बड़े मजे से खेलते थे। लेखक के 3 दोस्तों में से उनके पहले दोस्त का नाम रामनाथ शास्त्री था और रामनाथ शास्त्री के पिता रामेश्वरम टेम्पल के अंदर एक बड़े पुजारी भी थे, और इसलिए ही जब रामनाथ शास्त्री बड़े हुए तब वो भी पुजारी ही बन गए। उनके दूसरे दोस्त का नाम था अरविंदन जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर चला गया, और उनके तीसरे दोस्त का नाम था शिव प्रकाशन जो रेलवेज के अंदर काम करने के लिए चला गया। रामेश्वरम जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे हर साल एक त्योहार होता था
जिसका नाम श्री सीतारामा कल्याणम था। तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी वो चाहे मुस्लिम हो, वो इस हिंदू त्योहार के अंदर दान देते थे और भगवान की मूर्ति को इधर से उधर ले जाने के लिए नाव की अरेंजमेंट कराते थे। और जब एपीजे अब्दुल कलाम सोने जाते थे तब उनकी मम्मी और दादी तो उन्हें कहानियां भी सुनाती थी रामायण के बारे में, जबकि रामायण जो है वो एक हिंदू ग्रंथ है। एक दिन जब वो 5th क्लास में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नई टीचर आई उनके क्लास में। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और सबसे ज्यादा आगे वाली सीट पे बैठते थे रामनाथ शास्त्री के साइड में, और रामनाथ शास्त्री तो हिंदू थे। तो फिर टीचर को यह सहन नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के पास बैठा है, तो इसलिए टीचर ने उन्हें पीछे वाली बेंच पर बैठने के लिए कह दिया। इस बात पर वो तो दुखी हुए ही, लेकिन रामनाथ शास्त्री भी साथ साथ में दुखी हुए। एपीजे अब्दुल कलाम को रामनाथ शास्त्री का रोता हुआ चेहरा आज तक याद है। और इस स्कूल के दिन के बाद जब वो घर गए तो एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ शास्त्री दोनों ने अपने माता पिता को बताया कि स्कूल के अंदर क्या हुआ। रामनाथ शास्त्री के पिता जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने टीचर को बुलाया और उसके बाद टीचर को बताया कि ऐसी इनइक्वालिटी वाली बातें बच्चों के दिमाग के अंदर नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने सीधा एटीट्यूड में आके कहा कि या तो टीचर माफी मांगे या फिर पूरे का पूरा स्कूल ही छोड़ दे। इस दिन के बाद उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने अपनी सोच को भी ठीक कर दिया। ऐसी बातें रामेश्वरम में होना आम बात थी, क्योंकि वहाँ पे कास्ट जाति वगैरह पे भेद करते ही रहते थे। लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे वो बाकी लोगों जैसे नहीं थे, चाहे वो खुद एक ब्राह्मण हो और उनकी वाइफ जो थी वो भी बहुत ज्यादा पुरानी सोच रखती हो, लेकिन वो फिर भी इन कास्ट वगैरह चीजों के अंदर विश्वास नहीं करते थे। वो सारी की सारी ऐसी अड़चनों को तोड़ना चाहते थे ताकि सारे के सारे टाइप के जो बच्चे हैं वो एक साथ आराम से रह पाए बिना किसी कास्टिज्म वगैरह के। वो एपीजे अब्दुल कलाम को खास अटेंशन देते थे और वो उनके साथ घंटे बिता देते थे और कहते थे I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। मतलब वो चाहते थे कि चाहे कलाम मुस्लिम हो लेकिन वो फिर भी बाकी सारे बच्चों से ज्यादा पढ़ाई करें और उनके लेवल से ज्यादा ऊपर हो। एक दिन तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की साइंस टीचर ने उन्हें घर ही बुला दिया खाना खिलाने के लिए। उनकी जो वाइफ थी जो बहुत ज्यादा पुरानी सोच रखती थी, उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा एक मुस्लिम लड़का अगर उनकी शुद्ध और पवित्र किचन के अंदर खाएगा तो फिर वो अपवित्र हो जाएगी ना। लेकिन जो उनके साइंस टीचर थे उनकी इतनी ज्यादा घटिया विचारधारा नहीं थी, वो उन्हें फिर भी अपने घर ले आए। और जब उनकी वाइफ ने कहा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम को खाना नहीं खिलाएंगी, तब उन साइंस टीचर ने खुद उनको खाना खिलाया अपने हाथों से बनाकर। उनकी साइंस टीचर की वाइफ जो थी जब एपीजे अब्दुल कलाम खा रहे थे तब उन्हें घूर रही थी, तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम झिझक झिझक के खा रहे थे। फिर उनके साइंस टीचर ने उन्हें देखा और कहा कि शर्माओ मत खाते हुए और ना ही दुखी हो, और कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। मतलब एक बार ही तुम अगर सिस्टम को चेंज करने की सोच लो तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। फिर उन्हें इस बात के अगले हफ्ते उन्हें वापस अपने घर पे बुलाया खाना खिलाने के लिए। लेकिन इस बारी एक डिफरेंस था कि जो टीचर की वाइफ थी इस बारी उन्होंने खुद एपीजे अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया। मतलब उनकी सोच पूरी की पूरी बदल गई। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और इंडिया को फ्रीडम भी मिल गई तो गांधी जी ने कहा इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। मतलब आज से इंडियन ही हिंदुस्तान बनाएंगे और उन्हें किसी और देश की जरूरत नहीं है। सारा देश जो था इस दौरान बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि पूरे देश को 150 साल बाद अपनी आजादी वापस मिल रही थी और पूरे देश के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो कुछ कर दिखाएंगे। इस दौरान एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता से परमिशन ली ताकि वो रामेश्वरम को छोड़ के रामनाथपुरम पे जाके पढ़ पाए ताकि उनको ज्यादा अच्छी शिक्षा मिले। तो फिर उनके पिता ने कहा अबुल, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone without a nest? अब्दुल कलाम के पिता अब्दुल कलाम को प्यार से अबुल बुलाते थे। उन्होंने अब्दुल कलाम से बेसिकली ये कहा कि मुझे पता है तुम्हें ज्यादा बेहतर शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। एक बाज भी जब उड़ान करता है वो भी तो अकेले और बिना एक घोंसले के करता है। एपीजे अब्दुल कलाम की जो माँ थी जिनका नाम खालिल गिब्रान था वो थोड़ी घबरा सी रही थी। आखिरकार उनका बेटा पहली बार अकेले बाहर जा रहा था। तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता ने उनको कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के पिता बेसिकली कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो असल में आपके बच्चे नहीं हैं, वो असली में प्रकृति के बच्चे हैं। बच्चे अपने आप में एक अलग जीव होते हैं जिनके अलग अलग विचारधारा होती हैं। बच्चों को प्यार दे सकते हैं लेकिन विचार नहीं, क्योंकि बच्चों के विचार उनके अपने होते हैं और विचार को दिया नहीं जा सकता है। तो इसलिए जब एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने जा रहे हैं तो इस बात पे उन्हें घबराना नहीं चाहिए। और हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। और वीडियो से अगर कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और साथ साथ में जो चीजें आपको पसंद नहीं आई हो वीडियो के बारे में, कि जैसे कुछ चीज समझ नहीं आए आपको, तो उसको प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना।
ताकि मुझे पता चल पाए कि अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो एनीवेज बाय गाइस, पढ़ लो अब।